ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर बीम, करेक्ट। तो सिंपली यू ओके, तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज बीम, इज इट क्लियर व्हाट इज बीम? तो सिंपली यू कैन सी हियर एनी स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज सेड टू बी अ बीम व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ट्रांसवर्स टू द क्रॉस सेक्शन, सॉरी ट्रांसवर्स टू द एक्सिस। मतलब हमारे पास कुछ ऐसा एक मेंबर है, थ्री डायमेंशनल मेंबर अगर मैं ड्रॉ करूं लाइक दिस, और अगर यहाँ पे पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन कोई फोर्स एक्ट हो रहा है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करेक्ट है। डाउनवर्ड ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब डाउनवर्ड मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग होना चाहिए, दैट्स इट। तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, बीम। टाइप्स ऑफ बीम की अगर हम बात करें तो कैंटिलीवर बीम, एक एंड फिक्स हो एक एंड फ्री हो तो कैंटिलीवर। सिंपली सपोर्टेड बीम, दोनों एंड में हिंज होना चाहिए, लेकिन एक एंड यहाँ पे सपोर्ट जो है फिक्स होगा, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे रोलर होगा, जिसे कहते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम। ये डिटेल नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, फटाफट देखते हैं। ओवर हैंगिंग, यहाँ पे देखो सिंपली सपोर्टेड बीम ही होता है, बट यहाँ पे या तो हम एक साइड एक्स्ट्रा ओवर हैंग कर देंगे या दोनों साइड ओवर हैंग कर देते हैं, तो इसे कहते हैं हम ओवर हैंगिंग बीम। फिक्स्ड बीम, यहाँ पे देखो दोनों एंड अगर फिक्स्ड हो तो यू कैन सी हियर दोनों एंड फिक्स्ड है इस तरीके से, मतलब दो कैंटिलीवर बीम है, उनको हमने इस तरीके से जोड़ दिया, तो क्या कहलाएगा दोस्तों, ये दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड बीम। एंड सिमिलरली यू कैन सी हियर कंटिन्यूअस बीम, अगर मोर देन टू सपोर्ट है, सपोर्ट वन सपोर्ट टू, अगर इससे ज्यादा सपोर्ट है तो कहलाएगा ये कॉन्टिन्यूअस बीम। इफ वी हैव मोर देन टू सपोर्ट्स देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस बीम। नेक्स्ट आता है प्रोप कैंटिलीवर बीम। सपोज if we have a cantilever beam at free end, here we have a roller support, कैंटिलीवर के फ्री एंड में अगर रोलर सपोर्ट प्रोवाइड करिए तो इसे कहते हैं प्रॉप कैंटिलीवर बीम। इज इट क्लियर? फ्री एंड के फ्री एंड में अगर आप रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कर दो तो कहलाएगा ये कैंटिलीवर बीम, करेक्ट है दोस्तों? ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड देयर रिएक्शन। तो फिक्स सपोर्ट, सबसे पहले देखो फिक्स सपोर्ट मतलब क्या है, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट। अगर इसको वर्टिकल ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे देन अगेन इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप इसको बेंड करने की कोशिश करोगे देन इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन ट्रांसलेट करोगे तो ये वर्टिकल डायरेक्शन अप्लाई कर देगा, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेट करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आरएच अप्लाई कर देगा, और अगर आप मूवमेंट लगाने की कोशिश करोगे तो ये मूवमेंट लगा देगा। तो इसे कहते हैं हम फिक्स्ड सपोर्ट। तो इस फिक्स सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, नंबर ऑफ रिएक्शन, तो यहां पे 3 लगेंगी। कौन कौन सी? एफ बी, एफ एच और मूवमेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है यू कैन से हियर हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट का मतलब क्या है कि अगेन यू कैन सी हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन एंड वर्टिकल ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर आप इस बीम को हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट करने की कोशिश करो या वर्टिकली ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। यस, यहाँ पे हिंज लगा हुआ, दिस इज हिंज। हिंज का मतलब क्या है कि इट कैन इजिली बेंड। देखो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंज लगा हुआ, तो इसको मैं आसानी से ऐसे रिवॉल्व कर सकता हूँ, बेंड कर सकता हूँ, करेक्ट है। और ये फ्रिक्शनलेस हिंज, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पिन से ज्वाइंटेड है, फ्रिक्शनलेस पिन ज्वाइंट, इसे कहते हैं हम हिंज। फ्रिक्शनलेस पिन ज्वाइंट, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं, हम एज्यूम करते हैं, अगर फ्रिक्शन होता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर आता है। तो फ्रिक्शनलेस है, मतलब अगर आप इसको रिवॉल्व कराने की कोशिश करोगे तो आसानी से रिवॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं दोस्तों तो रेजिस्टिव मूवमेंट यहाँ पे 0 है, रेजिस्टिव मूवमेंट 0 है। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज हिंज सपोर्ट। लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन, सॉरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली यहाँ पे रिएक्शन लगने वाली है। तो नंबर ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, नंबर ऑफ रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं इस हिंज सपोर्ट में दोस्तों 2 आएगा। कौन कौन सा? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखो रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट क्या है? एक्चुअली होता है क्या है, सपोज आप देखो यहाँ पे आपके पास एक बीम है, अगर यहाँ पे आप फिक्स ऐसे 2 सपोर्ट लगा दोगे, करेक्ट है, जो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट ना हो पाए,
और आपने यहाँ पे जैसे फोर्स अप्लाई किया तो इस लोड की वजह से ये बीम बेंड होगा। जब ये बेंड होगा दोस्तों तो इसकी लेंथ चेंज होगी। अगर आपने यहाँ पे रोलर सपोर्ट नहीं लगाया तो लेंथ कंपनसेट नहीं होगा और ये फेल हो जाएगा। करेक्ट है। तो इस बेंडिंग की वजह से जो लेंथ में चेंज हो रहा है उसको हम कंपनसेट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग रोलर सपोर्ट। इज इट क्लियर? तो रोलर सपोर्ट क्या है? इट इज नथिंग बट इट परमिट्स हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन ऑफ द बीम। करेक्ट है। अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे तो इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इज इट क्लियर? मींस हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन इज पॉसिबल, बट इफ यू ट्राई टू ट्रांसलेट इन द वर्टिकल डायरेक्शन देन दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड सिमिलरली दिस सिंस हियर वी हैव, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन यहाँ पे पॉसिबल है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो आएगा वो 0 आएगा। और यहाँ पे जब आप देखो हिंज लगा हुआ है तो अगेन अगर आप इसको बेंड करने की कोशिश कर, रिवॉल्व कराने की कोशिश करोगे अबाउट दिस पिन जॉइंट, तो यहाँ पे जो रेजिस्टिव मूवमेंट आने वाला है दैट इज एम आर, ये भी 0 मिलने वाला है। करेक्ट है दोस्तों? तो आई थिंक समझ में आ गया व्हाई रोलर सपोर्ट इज नीडेड एंड हाउ मेनी रिएक्शंस आर प्रेजेंट इन दिस रोलर सपोर्ट। तो ओनली हियर वी हैव वन सपोर्ट दैट इज आरवी। तो नंबर ऑफ सपोर्ट इक्वल टू 1 दैट इज आरवी। करेक्ट है दोस्तों? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स हो गए यहाँ पे और उनकी क्या क्या रिएक्शन लग रही है वो भी हमने देख लिया। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। करेक्ट है दोस्तों? तो कोई भी मेंबर, अगर मैं प्लेन की बात करूं मतलब 2D की बात करूं, तो अगर ये तीन कंडीशन समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, summation of vertical force is equal to 0 and third summation of movement is equal to 0। करेक्ट है। और ये कौन सा है? अगर मैं सपोज इसे कहूं, सपोज दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ वाई, तो ये दोस्तों होगा एम जेड। करेक्ट है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है, ये दोनों सेम ही है। करेक्ट है। एफ एच बोलो या एफ वाई बोलो, एफ वी बोलो, सेम ही है। करेक्ट। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे कोई भी मेंबर तो हम उसे कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और द मेंबर अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर यहीं पे हमारे पास 3 डायमेंशनल बॉडी है, 3D का केस है दोस्तों, 3D, तो क्या होगा फिर यहाँ पे समेशन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन 0, summation of net force acting along y direction is equal to 0, summation of net force along z direction is equal to 0, summation of movement about x is equal to 0, summation of movement about y is equal to 0 and summation of movement about z is equal to 0। ऐसे 6 कंडीशन को सप्लाई सेटिस्फाई करे अगर कोई 3 डायमेंशनल बॉडी, तो हम कह सकते हैं दैट बॉडी इज अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे क्या है? ओनली 3। तो याद रखोगे फॉर 2D here we have 3 static equilibrium condition and for 3D here we have 6 number of static equilibrium condition। is it clear? Okay, very good। next condition for statically determinate and indeterminate beam। determinate और indeterminate का मतलब क्या है? देखो अगर मैं determinate की बात करूं दोस्तों, determinate की अगर मैं बात करूं तो number of unknowns, अगर number of unknowns is equal to less than or equal to number of available static equilibrium equation। करेक्ट है। static equilibrium equation अगर ऐसी कंडीशन है then we can say the member is statically determinate। और वहीं पर अगर मैं indeterminate की बात करूं तो अगर वहीं पे indeterminate की बात करें दोस्तों तो सिंपल सा फंडा है कि अगर नंबर ऑफ अननोन्स ग्रेटर देन हो जाए नंबर ऑफ इक्वेशन से या नंबर ऑफ अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो हम कहेंगे इसे दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। इज इट क्लियर? तो ये पहचान है, अगर नोन अवेलेबल इक्वेशन से कम है उसके बराबर है तो डिटर्मिनेट है, अगर नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा हो गए अवेलेबल इक्वेशन से तो इनडिटरमिनेट है। और ऐसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, दैट प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व बाई cannot be solved by using static
इक्विलिब्रियम कंडीशन। इससे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जब हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो आई थिंक यहां से अब आपको पता चल गया कि वाई वी स्टडी डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टाइप्स ऑफ लोड। तो फटाफट मैं बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट लोड, या इसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड। दूसरा है आपका यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तीसरा है दोस्तों यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। चौथा है यहाँ पे सिंपली वेरिंग लोड। इज इट क्लियर? अगर मैं पॉइंट लोड की बात करूं तो दोस्तों, अगर एक सिंपल सा वेरी स्मॉल एरिया में अगर सारा का सारा लोड कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसे मैं पॉइंट लोड कहूंगा। वहीं पे अगर लोड कुछ इस तरीके से है कि हर थ्रू आउट द लेंथ आपको सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, न्यूटन पर मीटर। और यहीं पे अगर लीनियरली लोड वेरी कर रहा हो तो इसे कहते हैं हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लाइक दिस, और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड डब्ल्यू है और 0 से डब्ल्यू के बीच में ये वेरी कर रहा है। और वेरिंग लोड का मतलब है कि किसी भी प्रोफाइल में ये लोड कुछ इस तरीके से कैसा भी लग रहा हो तो इसे कहते हैं हम वेरिंग लोड। तो इतने टाइप के यहाँ पे लोड होते हैं, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूबीएल और वेरिंग लोड। और ये मैंने डिटेल से बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, बहुत ज्यादा यहाँ पे हम टाइम नहीं देने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन दोस्तों। शियर फोर्स क्या कहलाता है? ऑब्वियसली आपको सबको पता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ, देखो अगर हमारे पास कोई एक बीम है, सपोज यू कैन सी हियर लाइक दिस, सपोज हियर वी हैव अ बीम लाइक दिस, सिंपली सपोर्टेड बीम की मैं बात करता हूं, एंड हियर वी हैव अ लोड P। यहाँ पे एक लोड लग रहा है P लाइक दिस, करेक्ट। और ये A है, और ये B है, और ये C है। सपोज दिस इज RA एंड दिस इज RC। करेक्ट है दोस्तों, RA एंड RC। ये लोड P लग रहा है, और ये लेंथ सपोज मैं ले लेता हूँ हाफ लेंथ, तो ऑब्वियसली दोनों एंड पे जो रिएक्शन आएगी वो इक्वल मैग्नीट्यूड की आएगी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, करेक्ट। तो ये शियर फोर्स क्या कहलाता है? अगर मैं कोई भी एक क्रॉस सेक्शन कट करूं लाइक दिस, तो इस क्रॉस सेक्शन में बैठ जाऊं तो नेट फोर्स, नेट ट्रांसवर्स फोर्स एक्टिंग एट दिस क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड एज शियर फोर्स। बस ये है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इधर राइट साइड ऑफ द सेक्शन और लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड एज शियर फोर्स। अब साइन कन्वेंशन देखो, पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन बता दूं। अगर ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन के राइट साइड डाउनवर्ड या लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स एक्ट हो, तो इसे मैं कहूंगा पॉजिटिव शियर फोर्स, करेक्ट। और वहीं पे अगर क्रॉस सेक्शन के देखो राइट साइड अपवर्ड और लेफ्ट साइड डाउनवर्ड हो, तो इसे कहेंगे हम नेगेटिव शियर फोर्स। अब आप कहोगे सर ये हमें तो याद ही नहीं रहता है कि कौन सा अपवर्ड कौन सा डाउनवर्ड। यहां पे मैं आपको बताता हूं जुगाड़, जुगाड़। और वो जुगाड़ क्या है? अ फोर्स which is trying to produce a force which is trying to produce a couple about given cross section in clockwise, करेक्ट। जो फोर्स आप देख रहे हो, अगर वो जिस भी क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज, देन इट शुड बी कंसिडर एज पॉजिटिव शियर फोर्स। और वहीं पर अगर वो एंटी क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश करे, एंटी क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश करे, तो उसे मैं नेगेटिव शियर फोर्स कहूंगा। ये सिंपल सा जुगाड़ है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर क्रॉस सेक्शन लिखूं तो शियर फोर्स अबाउट दिस क्रॉस सेक्शन अगर लिखूं, तो यहाँ पे देखो ये जो फोर्स है, अगर मैं इस डायरेक्शन से ऐड करने स्टार्ट करूं, तो ये जो फोर्स P2 है, ये P2 इस सेक्शन के अबाउट कैसा कपल प्रोड्यूस कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। और जब भी कोई भी फोर्स अगर एंटी क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश करे, तो उसे मैं नेगेटिव शियर फोर्स कहूंगा। तो -P/2
और इन बिटवीन दिस क्रॉस सेक्शन और सी कोई और फोर्स नहीं है, तो सिंपली क्या कहलाएगा, माइनस पी बाई टू। समझ में आ गया दोस्तों। और अगर मैं इस साइन कन्वेंशन से देखूं तो इस क्रॉस सेक्शन के राइट साइड अगर अपवर्ड फोर्स है तो नेगेटिव कहलाएगा। इज इट क्लियर? ये समझ में आएगा नहीं दोस्तों? बोलो फटाफट। सिमिलरली अगर मैं यहां से लिखता तो क्या आता, देखो ये देखो, ये जो फोर्स है इट इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज कपल अबाउट दिस सेम क्रॉस सेक्शन, तो मैं इसे पॉजिटिव लिखूंगा, करेक्ट। और फिर जैसे आगे बढ़ा तो ये फोर्स पी मिल गया एंड दिस फोर्स इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस अ कपल इन एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस पी। एंटी क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो नेगेटिव, तो नेट वैल्यू क्या आ गई, माइनस पी बाई टू। चाहे मैं राइट से लिखूं चाहे मैं लेफ्ट से लिखूं, कहीं से भी जाऊं सेम वैल्यू मिलने वाली है इस क्रॉस सेक्शन में, और यही कहलाता है शियर फोर्स। तो आई थिंक समझ में आया दोस्तों, शियर फोर्स क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या है, उसका जुगाड़ क्या है, मैंने आपको दोनों चीज बताई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि algebraic sum of all the forces either right side of the cross section or left side of the cross section is called as shear force, वही सेम algebraic sum of all the movements, algebraic sum of all the movements either right side of the section or left side of the section is called as bending moment. Is that clear? चलो ठीक है, साइन कन्वेंशन देखते हैं। तो दोस्तों बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन क्या है कि अगर ये कुछ इस तरीके से, इसे कहते हैं हम सैगिंग, इसे क्या कहते हैं हम, सैगिंग। और जब भी सैगिंग होगा तो इसे कहेंगे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। और अगर बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो, अब सैगिंग हॉगिंग होता क्या मैं आपको बता रहा हूं, डोंट वरी। सैगिंग में क्या है, अगर बॉटम फाइबर एक्सपैंड हो रहा है और इनर फाइबर, आउटर फाइबर एक्सपैंड हो रहा है एंड इनर फाइबर कंप्रेस हो रहा है, ये टॉप फाइबर अगर कंप्रेस हो रहा है, बॉटम फाइबर एक्सपैंड हो रहा है, तो उसे सैगिंग कहेंगे। और अगर आपका टॉप फाइबर एक्सपैंड हो रहा है, इनर फाइबर और बॉटम फाइबर कंप्रेस हो रहा है, जिसे कहेंगे हम हॉगिंग। और हॉगिंग में दोस्तों बेंडिंग मोमेंट आता है नेगेटिव। ये तो हो गया जो जनरली सब साइन कन्वेंशन रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं जुगाड़। देखो जुगाड़ क्या है, ऑल डाउनवर्ड फोर्स प्रोड्यूसेस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, चाहे वो सेक्शन के लेफ्ट में हो या राइट हो, डजेंट मैटर, करेक्ट है। सिमिलरली ऑल अपवर्ड फोर्स अगर लग रहा है तो ये पता करेगा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे ये जुगाड़ समझ में आ गया दोस्तों। अब आपको हॉगिंग सेगिंग देखना ही नहीं है, सिंपल से देखना है कि अगर आपका फोर्स अपवर्ड लग रहा है तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, अगर फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो वो नेगेटिव। अगर मैं प्रीवियस सेम केस है यहाँ पे देखूं दोस्तों, लाइक दिस, सेम सेंटर पे अगर मैं पी लोड अप्लाई करूं तो रिएक्शन जो आएगा यहाँ पे आर ए, ये आएगा पी बाई टू, और जो यहाँ पे आर सी आएगा ये भी पी बाई टू, क्योंकि ये सेम लेंथ पे लग रहा है, सिमेट्रिक है। And you can see this is A, this is B, this is C. Let's see if I calculate bending moment about this cross section. And here I am going to measure bending moment from right to left, इधर से, करेक्ट है। तो देखो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन क्या बनेगा, बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स इज नथिंग बट, यहाँ पे देखो दिस आर सी इज नथिंग बट इट इज एक्टिंग अपवर्ड। और मैंने क्या कहा था कि ऑल अपवर्ड फोर्सेस प्रोड्यूसेस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, तो क्या इक्वेशन बनेगा, पी बाई टू इंटू एक्स, अगर मैंने ये डिस्टेंस यहाँ पे एक्स कंसिडर की है। इज इट क्लियर, पी बाई टू माइनस एक्स पॉजिटिव आएगा। या आपको मैं यहाँ पे और बताता हूँ क्यों पॉजिटिव है, हॉगिंग सेगिंग से। ये आपके पास मेंबर है एंड दिस इज सेक्शन जहां पे हमने कट किया है, उसके राइट जितना राइट साइड में पोर्शन है उसको ड्रॉ कर दो। फोर्स यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है, दिस इज पी बाई टू। तो इस फोर्स की वजह से ये जो मेंबर है दोस्तों, ये जो मेंबर है कुछ इस तरीके से बेंड होगा, ये सानो। तो ये जो बेंडिंग आप देखो तो ये क्या इसके जैसा नहीं है, सेकंड जैसा है। और जब सेकंड टाइप बेंडिंग है तो ऑब्वियसली बेंडिंग इक्वेशन क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। इज इट क्लियर? अब सपोज मैं यहां से अगर कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर मूव करें तो बेंडिंग इक्वेशन क्या आएगा, तो देखो बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स इज नथिंग बट, ये अपवर्ड फोर्स है तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, तो सिंपली लिख सकते हो पी बाई टू इंटू, और इस केस में मैं यहाँ पे इसको y लिख देता हूं, तो पी बाई इंटू वाई माइनस, अब ये जो p है डाउनवर्ड है तो p इंटू क्या क्या दोस्तों, y माइनस एल बाई टू, यही इक्वेशन बनेगा ये सामने। अब देखो कैसे,
मैं इस पोर्शन को यहाँ पे लिया और ये सेक्शन है, एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है अपवर्ड। अब आप इंडिविजुअली अगर साथ में कंबाइंड इफेक्ट देखोगे तो कुछ नहीं पता कर पाओगे, तो मैं इनको ब्रेक कर देता हूं। एक में लगाता हूं डाउनवर्ड और एक में लगाता हूं अपवर्ड। करेक्ट। तो देखो अपवर्ड की वजह से यहाँ पे बीम कुछ इस तरीके से बेंड होगा और इस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से बीम कुछ इस तरीके से बेंड होगा। तो जो P का मोमेंट है वो आएगा आपका हॉगिंग जैसा और P/2 का जो मोमेंट है ये आपका आएगा सैगिंग जैसा। तो P/2 का मोमेंट यहाँ पॉजिटिव है और P का मोमेंट नेगेटिव है। ये सर नो। तो आई थिंक ये समझ में आ गया दोस्तों कैसे हम लिखेंगे। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। अब आपको ये सब कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ इस जुगाड़ को याद रखना है। डाउनवर्ड फोर्स है तो बिंदास लिखो नेगेटिव और अपवर्ड फोर्स है तो बिंदास लिखो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। दैट्स इट। अब कोई मतलब नहीं क्या है हॉगिंग है क्या सैगिंग है, कोई मतलब। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लो और अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, जिससे जो भी लेक्चर है उनके नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट टाइम से मिल सके। करेक्ट है। और मुझे आप कमेंट करके ये बता सकते हो कि आपको लेक्चर कैसा लगा और क्या आपको पढ़ने की नीड है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जिस भी टॉपिक में आपको डाउट ज्यादा हो आप मुझे कमेंट करके बता दो, वही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। करेक्ट है। तो उससे पहले चलिए यहीं पे सेशन एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू गाइस।